गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे, बीपीएससी मेन एग्जाम जो होने वाला है 65th का, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। उसमें आज हम लोग का टॉपिक है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरणों की चर्चा करें। इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं, और जो यह आता है आपको संबंध याद देखिए, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और विभिन्न चरण, यह शब्द कहाँ से आया? जो भारत के एक महान वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने कुछ सिद्धांत देकर गए थे कि भारत में क्या होगा। पहले एक है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, मान लेते हैं तीन भागों में इसको बांटा गया है। और वही भारत सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर आज भी भारत की परमाणु कार्यक्रम चल रही है। तो देखते हैं क्या है इसमें। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद यदि हम अब तक की अपनी कामयाबियों एवं खामियों पर नज़र डालें तो क्या पाएंगे कि पिछले 70 वर्षों में हमने विकास का नया और लंबा सफर तय किया है। किसी भी देश के विकास में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए विद्युत उपलब्धता एवं इसकी आबाद आपूर्ति का होना आवश्यक है। लेकिन आज भी मात्र 2% ही अभी परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में यूरेनियम उतनी मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। भारत में क्या है? तो भारत में थोरियम है, और डायरेक्ट थोरियम से बिजली का उत्पादन तो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए विद्युत उपलब्धता एवं इसकी आबाद आपूर्ति का होना आवश्यक है। विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी थी। कौन त्रिस्तरीय आ गया यहाँ पर? तो उसमें क्या है देखिए, इसका उद्देश्य था कि यूरेनियम तथा दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों के मोनाजाइट रेट, क्या नाम है? मोनाजाइट, जो कहाँ मिलेगा? केरल और आंध्र प्रदेश में मोनाजाइट के विशाल भंडार हैं। और उसमें क्या मिलेगा हमको? उससे तो थोरियम मिलेगा। से देश के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता, यानी भारत ऊर्जा में इंडिपेंडेंस हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, सुनिश्चित करना था। इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है कि थोरियम, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि थोरियम यूरेनियम का जगह तो डायरेक्ट ले नहीं सकता है। डायरेक्ट थोरियम से बिजली का रूप, ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उससे पावर ग्रिड नहीं चल सकते हैं। तो क्या होगा? थोरियम भंडार को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में उसको इनरिच करना है थोरियम को। और थोरियम को कुछ इनरिच कर दिया जाए तो वह यूरेनियम का स्थान ले लेगा। लेकिन कुछ प्रोसेस है, जैसे वर्तमान में भारत में 7 जगहों पर लगभग 22 क्रियाशील परमाणु रिएक्टर हैं, और जिनकी क्षमता लगभग 7000 मेगावाट है अभी भी। और अन्य परमाणु रिएक्टर भी कुछ 11 है, वो निर्माणाधीन है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक 3 चरणीय कार्यक्रम है। पहला कि हम लोग विदेश से आयात करा लेंगे और बनाएंगे, चलाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे, वही वाली बात है। यूरेनियम भी इसमें विदेश से आएगा, समानता यही मैटर है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और सिखाया जाए। देखिए, प्रथम चरण, भारत में नाभिकीय कार्यक्रम का प्रथम चरण दाबित भारी जल रिएक्टर, यानी PHWR, मतलब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, यानी कि इसमें भारी पानी का इस्तेमाल होगा, और वह प्रेशराइज्ड हेवी वाटर नाम है उसका, उस रिएक्टर का इस्तेमाल होगा। इस प्रौद्योगिकी पर आधारित था इसमें। इस प्रौद्योगिकी के तहत क्या होगा कि सीमित यूरेनियम स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा, और द्वितीय चरण के ईंधन हेतु उच्चतर प्लूटोनियम का उत्पादन होगा। यानी यूरेनियम से क्या होगा? इसमें हेवी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के द्वारा प्लूटोनियम का उत्पादन होगा, और साथ में बिजली का भी उत्पादन होगा। PHWR तकनीक में मंदक या शीतलक के रूप में क्या इस्तेमाल होगा? तो केवल और केवल भारी जल का इस्तेमाल होता है। इस चरण में पहले 2 रिएक्टर कनाडा के सहयोग से राजस्थान के रावतभाटा में बनाए गए थे, और अभी भी वो कार्यरत हैं। दूसरा चरण कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के द्वितीय चरण में क्या होगा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, नाम ही है फास्ट ब्रीडर, यानी यह ऊर्जा का उत्पादन कम करेगा, लेकिन ब्रीडिंग, यानी जो हम लोग को ईंधन का उत्पादन ये अधिक करेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रथम चरण में प्रयुक्त ईंधन के पुनः प्रसंस्करण से प्राप्त प्लूटोनियम 244 और प्राकृतिक यूरेनियम का यह प्रयोग करेगा। और इस रिएक्टर में शीतलक के रूप में क्या होगा? तो सोडियम का प्रयोग किया जाएगा, द्रवित सोडियम का प्रयोग होगा। और यह क्लियर हो गया। इसमें प्राप्त जो प्लूटोनियम प्राप्त हुआ था
फर्स्ट चरण में उसमें और प्राकृतिक यूरेनियम का इसमें प्रयोग किया जाएगा। और तृतीय चरण में क्या होगा कि तृतीय चरण में अब हमारे पास है इतना यूरेनियम का पहले से इनरिच्ड यूरेनियम हम लोग तैयार कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, तीसरे चरण के रिएक्टर में थोरियम यानी 232 जो भारत में उपलब्ध है और यूरेनियम 235 ईंधन का दोनों को मिला दिया जाएगा और उसका ईंधन के रूप में उपयोग होगा, जिससे परमाणु ईंधन के मामले में अब भारत देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर यह पूरा सफल रहा तो भारत का एक 500 सालों तक भारत को ऊर्जा की कोई आवश्यकता न होगी, क्योंकि भारत में थोरियम का अकूत भंडार है। और तीसरे चरण के परमाणु रिएक्टर होंगे जिन्हें पुनः ईंधन से भरा जा सकता है। पहली बार ईंधन भरने के बाद अगली बार ईंधन के रूप में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थोरियम का उपयोग इसमें सीधे कर दिया जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के धीमे विकास के कारण मतलब भारत में जो सेकेंड स्टेज का रिएक्टर अभी तक यह डेमोन्स्ट्रेशन में ही चल रहा है। यही कारण है कि तृतीय कार्यक्रम में थोरियम का प्रयोग कर सकने में बहुत देरी हो रही है। भारत अब क्रमबद्ध त्रिस्तरीय कार्यक्रम के समानांतर अब इसको त्याग किया जाएगा, मतलब ये हुआ। अब उसको समांतर छोड़ देंगे भाई, दो ग्रह और ये अलग से चलाएंगे। समांतर अलग से उन रिएक्टरों के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है जो थोरियम का डायरेक्ट उपयोग कर ले और डायरेक्ट थोरियम से चल जाए, क्योंकि वो तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने वो बना के गए थे कार्यक्रम, उस समय की बात हो रही है। लेकिन अब वर्तमान में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो चुका है। अब भारत सरकार इस पर डायरेक्ट तीसरे कार्यक्रम पर ही विचार कर रही है। अब आगे देखिए, कुछ चुनौतियां भी हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के समक्ष आने वाली चुनौतियां, जैसे असैन्य परमाणु करार, यानी भारत अभी भी एनर्जी का सदस्य नहीं है, भारत में यूरेनियम का भंडार नहीं है, अतः भारत को विदेश से यूरेनियम आयात करना पड़ता है। जब आयात होगा तो उसके लिए समझौता होगा। समझौता में बहुत तरह के समझौते टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। इसके लिए असैन्य परमाणु करार समझौता करना पड़ता है। भारत के लिए एनएसजी छूट तो दी गई है, छूट के बाद भारत का ध्यान अब थोरियम को विकास करना है, क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी अभी भारत में न है। तृतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बजाय यूरेनियम आधारित परमाणु कार्यक्रम की ओर मुड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत को देने के लिए तैयार हैं। अतः भारत सरकार सोच रही है क्या हम खोज कर उसे जाके आयात ही कर लेते हैं। अमेरिका एवं अन्य परमाणु देशों के मजबूत परमाणु अप्रसार संगठन नहीं चाहेंगे कि परमाणु अप्रसार संधि यानी भारत हस्ताक्षर तो किया नहीं है, फिर भी ऊपरी मन से तो भारत के कहते हैं वो लोग कि चलो भाई सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंदर से तो मन है नहीं। अतः एक गैर हस्ताक्षरकर्ता देश यानी भारत प्लूटोनियम यानी जो भारत के त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि व्यापार में संलग्न हो और उसे विनियमित करे। यही कारण है कि भारत में भी अभी तक भारत के पास उतना टेक्नोलॉजी न आ पाया है जिससे भारत अपने परमाणु ऊर्जा का मनमाफिक इस्तेमाल कर सके। तो यही आज का क्या क्वेश्चन था कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरणों की चर्चा और क्या क्या इसके समक्ष चुनौतियाँ हैं। और अगली बार मिलेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, मानव जीनोम एडिटिंग क्या है, क्रिस्पर Cas9 की बात तो बहुत चर्चा में थी हाल के कुछ दिनों में, उस पर हम लोग पढ़ेंगे उसको। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अगर अच्छा लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।